हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर क्रमांक 2 इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आज के पर्टिकुलर सेशन में हम कल कंप्लीट हिस्ट्री का रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे और यह सभी जो प्रश्न है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पर्टिकुलर अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में टोटल हमें सिलेबस में 10 यूनिट्स दी हुई है, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 यूनिट जो है पूर्णतः प्राचीन भारत का इतिहास पर आधारित है, यानी कि एंशंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट 3 की बात करें तो मध्यकालीन भारत पर आधारित है और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित और सभी जो हमारे इतिहास के पार्ट हैं, साथ ही साथ इतिहास लेखन शास्त्र, यहाँ से भी हमें प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ओवरऑल हिस्ट्री के पर्टिकुलर सभी जो सेक्शन है सभी से प्रश्न आते हैं। सो आज के पर्टिकुलर सेशन में हम 15 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो है डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन में आपको इसका ज़रूर से फ़ायदा होगा, है ना। और आने वाली एग्जामिनेशन में आप सभी बहुत अच्छे से इस प्रकार के सवाल जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको आंसर दे पाओगे। तो यह सेशन जो है अंत तक ज़रूर देखें। आज के सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? ए 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, बी है 1914 का लाहौर अधिवेशन, सी है 1946 का मेरठ अधिवेशन और डी है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग इनका जो है मिलन कब हुआ, ऐसा हमें प्रश्न जो है पूछा गया है ना। तो यह प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है अत्यंत महत्वपूर्ण, है ना। तो याद रखिएगा कि लखनऊ समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता जो है ना, इसमें हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक इन्होंने मध्यस्थता की थी और साथ ही साथ मुस्लिम लीग की अगर हम देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है इनके बीच में एक समझौता हुआ है ना। कब हुआ था? तो 29 सितंबर को हुआ था, जिसको लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और लखनऊ अधिवेशन की और एक खासियत माने की 1916 में हम देखते, देखिए इससे पहले सूरत का अधिवेशन होता है और सूरत अधिवेशन में जो है ना जहालवाद एवं मवालवाद, नरम दलीय एवं गरम दलीय जो है ना इनमें पड़ जाती है फूट, है ना। तो 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन होता है इसमें नरम दल एवं गरम दल जो है ना एकत्रित आ जाते हैं। तो इसीलिए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है महत्वपूर्ण, क्योंकि एक और हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकत्रित आए और साथ ही साथ देखते हैं गरम दल एवं नरम दल जो है ना यह भी 1916 में जो लखनऊ का सेशन होता है, अधिवेशन जो होता है, इसमें यह एकत्रित आते हैं। तो इसलिए वेरी करेक्ट आंसर डी है। तो लखनऊ समझौता के नेता बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में जो है समझौता होता है। इसे जो है 29 दिसंबर लखनऊ अधिवेशन या फिर 31 दिसंबर 1916 को जो है ना अपनाया गया था। तो इस प्रकार से क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है। कब होता है? 1916 में। किसके बीच में होगा? तो मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच में होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। यह कंप्लीट कोर्स में आपको डेली बेसिस पर लाइव वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। फुल सिलेबस के अंतर्गत टोटल 10 यूनिट जो है इतिहास से रिलेटेड वह आपके कवर कराई जाएंगी। फुल सिलेबस नोट्स भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है आपके प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिससे कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो नई बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से।
सो मंडे से स्टार्ट होने वाले नए बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग की फीस 10,000 है। इस पर 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 8,000 में यह कंप्लीट कोर्स विद पेपर वन अवेलेबल है। सो आज ही आप ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आने वाले एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनेशन को टारगेट कर पाओगे और 100% गारंटेड और विथ 1 ईयर वैलिडिटी के साथ यह कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। सो आज ही आप ऑफिशियल नंबर्स या फिर प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पहली बार भारतीय मुसलमानों के लिए अलग मातृभूमि की मांग कब की थी? है ना। चलिए, तो ऑप्शन ए है 1940 लाहौर अधिवेशन में, बी है 1916 लखनऊ अधिवेशन, सी है 1946 मेरठ अधिवेशन, या फिर डी 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। है ना। हाँ, तो याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने पहली बार भारतीय मुसलमानों के लिए मातृभूमि की मांग की थी कब? 1940 में। है ना। 1940 में हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक सभा वार्षिक अधिवेशन जो है ना बुलाया था और ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग रखी थी। है ना। 24 मार्च को इसे मंजूरी मिलने से पहले मुस्लिम लीग के नेताओं ने जो है ना प्रस्ताव की बात की थी। इसका अर्थ मुस्लिम लीग द्वारा स्वतंत्र है ना राष्ट्र का जो मांग हुआ था वह 1940 के लाहौर अधिवेशन में यह मांग जो है ना की गई थी। तो इसका अर्थ एक क्लियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वॉज रिटन बाय, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसके द्वारा लिखा गया था? ए लाला लाजपत राय, बी जवाहरलाल नेहरू, सी दामोदर साफेकर और डी है सावरकर। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसके द्वारा लिखा गया था? है ना। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, लाला लाजपत राय है, जवाहरलाल नेहरू है, दामोदर साफेकर है ना, और इसके बाद हम देखते हैं सावरकर है। ठीक है, तो याद रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर द्वारा जो है ना 1857 का जो विद्रोह हुआ है, इस पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जो है ना लिखा गया है, जो पहली बार हम प्रकाशित होते हुए देखते हैं कब? 1909 में। ठीक है, तो पहली बार इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1909 में हुआ था, इसलिए सावरकर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 17 अगस्त 1909 को किस क्रांतिकारी की मौत की सजा सुनाई गई थी? ए रास बिहारी बोस, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद और डी है मदन लाल ढींगरा। है ना। तो याद रखिएगा कि 17 अगस्त 1909 में जो है ना मदन लाल ढींगरा इनको फांसी की शिक्षा सुनाई गई थी। मदन लाल ढींगरा है ना, इन्होंने कर्जन वायली की हत्या की थी। किनकी हत्या की थी? कर्जन वायली की इन्होंने हत्या की थी। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को अमानवीय हत्याओं का बदला लेने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। उन्हें दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई थी कब? 17 अगस्त 1909 में। है ना। चलिए, तो याद रखिएगा कि मदन लाल धिंगरा जो है इन्होंने कर्जन वायली की क्या की थी? हत्या की थी। है ना। तो एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के आपको जो है सवाल देखने को मिलते हैं, या फिर क्रोनोलॉजिकल जब सेट करने की बात आती है ना। हाँ, तो याद रखिएगा कि मदन लाल धिंगरा ने है ना कर्जन वायली की हत्या की है ना, और उनको जो है ना फांसी की शिक्षा 1909 में दी गई। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें शामिल थे राज्यपाल के प्रांत, बी है रियासतें, सी है राज्यपाल के प्रांत और रियासतें और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत सरकार अधिनियम कब आता है? 1935 को आता है। ठीक है, इसमें जो है ना गवर्नर प्रांत और रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसका अर्थ राज्यपाल है ना, गवर्नेंस प्रोविजन
गवर्नर प्रांत है ना, हाँ। बी है रियासती, ये दोनों ही होने चाहिए। तो यह दोनों कहाँ मिलेंगे हमें? ऑप्शन क्रमांक सी में, है ना। तो गवर्नर, प्रोविजन एंड रियासती जो है ना स्टेट, हाँ, इनके बारे में हम देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आता है, जिसमें एक संघ में जो है ना, जैसे कि गवर्नर के प्रांत एवं रियासतों को शामिल करने की बात जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने पूरी तरह से सड़ा हुआ, मौलिक रूप से बुरा और पूरी तरह से अस्वीकार्य कहा? है ना। तो भारत सरकार अधिनियम क्या करता है? एक संघ की बात करता है, जो कि हमने अभी देखा है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने पूरी तरह से सड़ा हुआ, मौलिक रूप से बुरा और पूरी तरह से अस्वीकार्य कहा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है महात्मा गांधी और डी है बालकृष्ण चाफेकर। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम को सड़ा हुआ और बुरी तरह से अस्वीकार्य मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आता है उसको बुरी तरह से सड़ा हुआ और बुनियादी रूप से बुरा, अस्वीकार्य बताया। जिन्ना का यह दृष्टिकोण इस भावना पर आधारित था कि इससे जो है ना केंद्र में हिंदू बहुमत में काफी वृद्धि होगी, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था। इसीलिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम को इन्होंने क्या किया? अस्वीकार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ए दयानंद सरस्वती, बी है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, सी राजा राम मोहन रॉय और डी है जोगेश चंद्र दत्त। तो याद रखिए, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, है ना। तो यह जो तत्वबोधिनी सभा है कब इस्टेब्लिश हुई है? 1839 में, है ना। हाँ, 6 अक्टूबर, याद रखिएगा कि 6 अक्टूबर 1839 में हम देखते हैं कि तत्वबोधिनी सभा जो है ना स्थापन की है किसने? तो याद रखिएगा कि महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने किया है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। बाद में हम देखते हैं कि इसको स्टार्टिंग में जो नाम दिया था ना, तत्व रंजिनी दिया था, लेकिन बाद में जो है ना इसका नाम बदला गया और तत्वबोधिनी रखा गया, है ना। यह जो है ना आगे भी थोड़ा टाइम तक यह जो सभा है ना हमें देखने को मिलती है। तो वेरी करेक्ट आंसर रहेगा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1839 में जो है तत्वबोधिनी सभा की इस्टेब्लिशमेंट की है। तो कब की है? 6 अक्टूबर 1839 में। किसने की है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? तत्वबोधिनी सत्य साधक सभा इसको कर दिया गया था नाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम शुरू करते हैं। प्रख्यात बंगाली उपन्यासकार और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचिता, जिन्होंने 19वीं सदी के बंगाल समाज में एक नई चेतना जगाई थी, वह थे रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी शरद चंद्र चैटर्जी और डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, है ना। तो प्रख्यात बंगाली उपन्यासकार, वंदे मातरम के रचिता, कल भी हमने इसके बारे में जो है ना अध्ययन किया था। ठीक है, तो वंदे मातरम के रचिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, जिन्होंने, हम देखते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 27 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के नेहाटी में एक रूढ़िवादी बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा, जो उनके उपन्यास है जिसका नाम क्या है? आनंद मठ, जो 1882 का एक हिस्सा है। यह एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमें एक सन्यासी, है ना, हाँ, सन्यासी सेना ब्रिटिश सैनिकों के लड़ते हुए दिखाया गया है। तो याद रखिएगा कि आनंद मठ में इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, ओके।
तो यहाँ से बहुत से सवाल जो है ना इससे पहले भी एग्जामिनेशन में जो है उपस्थित हुए हैं, और आगे भी हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन में ऐसे प्रकार के जो सवाल है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1892 में, बी है 1897 में, सी 1937 में, या फिर डी 1939 में। है ना, तो याद रखिएगा कि रामकृष्ण मिशन, है ना, तो रामकृष्ण मिशन, है ना, तो यह रामकृष्ण मिशन जो है ना यह स्थापन की है स्वामी विवेकानंद ने, है ना। तो यह जो है ना परम शिष्य थे रामकृष्ण के, और बाद में हम देखते हैं इन्होंने स्वयं की मुक्ति के साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए भी कार्य किया है स्वामी विवेकानंद, और इनके द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की गई है वह 1897 में वेल्लूर में की गई है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, क्योंकि देखिए सामाजिक धार्मिक आंदोलन में बहुत से समाज हम पढ़ते हैं, बहुत से मिशंस हमको पढ़ना होता है ना, जैसे आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, तत्वबोधिनी समाज हो गई, ब्रह्म समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, है ना। तो सभी की क्रोनोलॉजिकल हमें याद नहीं रहता, इसलिए कि सब बातें जो है अगर हम बहुत अच्छे वे से, या फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो है ना इसको क्रोनोलॉजिकल सेट करने के बारे में, या फिर जो समाज स्थापन किए गए हैं और उनके संस्थापक जो है उसके बारे में बार बार जो है एग्जामिनेशन में सवाल हमको आते हैं, है ना। तो एग्जामिनेशन में बार बार इसी प्रकार के सवाल हम सभी को देखने को मिलते हैं, इसलिए ये सभी बातें जो है बहुत हो जाती है इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी, है ना। परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने दोहरे उद्देश्य की पूर्ति की थी, जिसमें स्वयं की मुक्ति के साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए भी इन्होंने क्या किया है, कार्य किया है। ओके, सो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मुक्ति के लिए स्वामी दयानंद ने निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया? ए स्वभाषा और स्वराज्य, बी है स्वधर्म, इसके बाद है सी स्वदेशी, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो स्वामी दयानंद के बारे में हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद इन्होंने मुक्ति के लिए, माने कि राष्ट्रीय मुक्ति के लिए जो है ना स्वभाषा, है ना, साथ ही साथ स्वराज्य, है ना, स्वधर्म और स्वदेशी को क्या किया है, प्रोत्साहन दिया है, जोर दिया है। इसका अर्थ, इसका वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन क्रमांक डी। ओके, सो नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मुक्ति के लिए स्वामी दयानंद ने स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज्य पर क्या दिया है, जोर दिया है। नेक्स्ट है, भारत के वफादार मुसलमान शीर्षक से किसने एक पेपर निकाला था? ठीक है, भारत के वफादार मुसलमान नामक शीर्षक का पेपर किसने निकाला था? ए सर सैयद अहमद खान, बी है खान अबुल गफार खान, सी है अब्बास तैयब जी, और डी है रफी अहमद गिदवई। तो याद रखिएगा, भारत के वफादार शीर्षक से जो है ना शोध पत्र निकाला था, है ना। तो किसने निकाला था, है ना, तो वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। किसने निकाला था? सर सैयद अहमद खान। इन्होंने, हम देखते हैं, भारत के वफादार मुसलमान शीर्षक से एक शोध पत्र जो है ना निकाला था। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ए 17 अक्टूबर 1935, बी है 17 अक्टूबर 1939, सी है 17 अक्टूबर 1914, और डी है 17 अक्टूबर 1942, है ना। हाँ, तो वैयक्तिक सत्याग्रह, है ना, और वैयक्तिक सत्याग्रही, ये दो महत्वपूर्ण, जैसे कल के भी टॉपिक में हमने जो है ना इससे रिलेटेड एमसीक्यूज अध्ययन किए थे, है ना। और आज के पर्टिकुलर सेशन में भी हम इसी प्रकार का अन्य एक और सवाल जो है ना वह देख रहे हैं, है ना। तो वैयक्तिक सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुई थी, है ना। तो 17 अक्टूबर 1940 में वैयक्तिक सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी द्वारा वैयक्तिक सत्याग्रह, है ना, शुरू किया गया था, जिसमें पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, दूसरे हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी,
और तीसरे जो सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त थे, है ना। तो कल जो हमने प्रश्न देखा था तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे, इस प्रकार का वह सवाल जो है ना कल के सेशन में हमने देखा था। तो याद रखिएगा कि 17 अक्टूबर 1940 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को चुना। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे कौन बने थे, ब्रह्म दत्त थे। ठीक है, और यह शुरुआत कब हुई थी, 1940 में हुई थी। ठीक है, चलिए चलिए वैयक्तिक सत्याग्रह क्यों, क्योंकि इस टाइम पीरियड में सिचुएशन को समझिए। 1939 में हम क्या देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है तो देशव्यापी आंदोलन करना, सत्याग्रह करना जो है ना योग्य नहीं था, है ना। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, वैयक्तिक सत्याग्रह, है ना। हाँ, नेक्स्ट है, युद्ध के समय बिगड़ती अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बीच भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भेजा। कब, ए 1940, बी है 1942, सी है 1945 और डी है 1946। सो इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड शुरू था, है ना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है ना भारतीयों को न पूछते हुए ब्रिटिश ने क्या कर दिया, इस युद्ध में जो है ना भारतीयों को भी खींच लिया। इसीलिए जो है यहाँ पर जो वातावरण था यहाँ पर हमें योग्य नहीं देखने को मिलता। इसीलिए युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में अगर भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना है तो ब्रिटिश सरकार ने 1942 को क्या भेजा था, क्रिप्स मिशन भेजा था। कौन सा मिशन भेजा था, क्रिप्स मिशन भेजा था। कब भेजा था, 1942 में। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, मार्च 1942 में, है ना। ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने का यह एक प्रकार का प्रयास था। इस मिशन का नेतृत्व सर स्टेफन क्रिप्स ने किया था, जो एक वरिष्ठ वामपंथी राजनीतिज्ञ और प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के युद्ध के मंत्रिमंडल के सरकारी मंत्री थे, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्टेफन क्रिप्स जो है ना 1942 में आते हैं और वह क्रिप्स योजना भारतीयों के समक्ष जो है ना रखते हैं, है ना। तो यह टाइम पीरियड, और बहुत बार एग्जामिनेशन में क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर, वेवेल योजना, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना, है ना, इन पर क्रोनोलॉजिकल सेट करने के लिए प्रश्न जो है बार बार पूछे गए हैं। इसलिए हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, हो जाते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव निम्नलिखित तिथियों में हुए। ए फरवरी 1925, बी है फरवरी 1932, सी फरवरी 1935 और डी है फरवरी 1937। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम कब आया था, 1935। अगर 1935 में आया है तो उसके बाद ही इलेक्शन होगा, यस और नो, है ना। हाँ, तो उसके बाद ही इलेक्शन होगा, इसलिए ये दोनों जो हो जाते हैं कट हो जाते हैं। ठीक है, तो 1930 में आया इसलिए करंट ही होगा क्या, नहीं होगा। इसके अर्थ जो वेरी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन क्रमांक डी है। फरवरी 1937 में हम देखते हैं कि चुनाव हुआ था। ठीक है, तो देखिए इस टाइम पे जरा सिचुएशन को समझ लीजिए। सिचुएशन को समझने का तात्पर्य है, चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान अनुसार प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए थे फरवरी 1937 में। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम कब आया है, 1935, है ना। तो उसके बाद 36, 37 में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। चुनाव 11 प्रांत में हुए, जिसमें मद्रास है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, NWFP, बंगाल, पंजाब और सिंध, इनमें चुनाव देखते हैं। और चुनाव के परिणाम जो आए थे फरवरी 1937 में घोषित किए गए थे। इसीलिए
पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में जो हम देख रहे हैं फरवरी 1937 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ए 12 नवंबर 1913, बी है 12 दिसंबर 1913, सी है 12 नवंबर 1937 और डी है 12 अक्टूबर 1913। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 गोलमेज परिषदों का आयोजन होता है। टोटल कितनी राउंड टेबल मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल 3 होती है, जिनमें से प्रश्न हमें प्रथम पर पूछा गया है ना। जो करंट हम प्रश्न देख रहे हैं वह किस पर पूछा है, प्रथम गोलमेज परिषद कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज परिषद, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 12 नवंबर 1930। ओके, सो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक हुआ है ना। इसका आधिकारिक उद्घाटन 12 नवंबर 1930 में लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड के ब्रिटिश राजा लॉर्ड पंचम द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है ना तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, है ना। तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। यह प्रश्न हो जाता है इम्पोर्टेंट। और तीनों ही गोलमेज परिषद, है ना, क्रोनोलॉजिकल भी पूछी जाए या फिर गोलमेज परिषद राउंड टेबल मीटिंग के रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे तो बहुत अच्छे से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने एक विरक्त हितकारी सभा माने कि दलित वर्ग संस्थान का आयोजन किया। कब किया था, ए 1924 को, बी है 1920, सी है 1916 और डी है 1911। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर द्वारा हम देखते हैं विरक्त हितकारिणी सभा, हाँ, बहिष्कृत हितकारिणी सभा इस्टेब्लिश हुई थी 1924 में, है ना। तो 1924 में बहिष्कृत हितकारक सभा जो है ना आयोजित की गई थी, किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर द्वारा। नेक्स्ट है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ए श्री भरत कुमार, बी है पुरुषोत्तम दास टंडन, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी ज्योतिबा फुले, है ना। तो 1837 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, है ना। तो याद रखिएगा 24 सितंबर, कब, 24 सितंबर 1873 में हम देखते हैं सत्यशोधक समाज की क्या हुई है, स्थापना हुई है, सत्यशोधक समाज, है ना। और यह समाज सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है, जिसको इस्टेब्लिश किया है ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा जो है ना इसको पुणे में, है ना, हाँ पूना, याद रखिएगा कि पुणे में इसको क्या किया गया है, हाँ स्थापन किया गया है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और क्रोनोलॉजिकल भी अगर पूछा जाए तो आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर जो है करना है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए। ए 5 जुलाई 1931, बी है 5 जून 1931, सी है 5 मार्च 1931 और डी है 5 जनवरी 1931, है ना। तो गांधी, महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन, इनमें समझौता हुआ था। यह एक प्रकार का राजनीतिक समझौता था जिसमें महात्मा गांधी जी इनको सेकंड गोलमेज परिषद में कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। सेकेंडली बहुत सी इसमें क्या किया गया था, है ना, कलमें ऐड थी, है ना, हाँ। तो इसमें हम देखते हैं कि इस टाइम पे जो तत्कालीन हम देखते हैं ना, हाँ, तो तत्कालीन वॉइस राय जो है ना लॉर्ड इरविन था, जो 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। और जब गांधी इरविन समझौता होता है, क्योंकि फर्स्ट जो राउंड टेबल मीटिंग होती है वह राउंड टेबल मीटिंग में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। लेकिन सेकंड राउंड टेबल मीटिंग से पहले जो है ना गांधी इरविन समझौता हुआ था और गांधी इरविन समझौता पर जब हस्ताक्षर किए गए थे, है ना, उसी के बाद सेकंड गोलमेज परिषद जो है ना उसमें पार्टिसिपेट लिया गया था।
इसलिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। ओके, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था जिस पर महात्मा गांधी जी और भारत के तत्कालीन वायसराय, जिनका नाम लॉर्ड इरविन है, इनके बीच 5 मार्च 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट वन है जुलाई 1933 में कांग्रेस के निम्नलिखित शुरू करने का फैसला लिया। क्या शुरू करने का फैसला लिया था? वैयक्तिक वैयक्तिक सविनय अवज्ञा, बी है सत्याग्रह, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, और डी है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो याद रखिएगा कि गांधी जी द्वारा जब 28 दिसंबर 1931 में लंदन से आए थे सेकंड गोलमेज परिषद से, उस दिन कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने का जो है ना फैसला लिया था। इसी में एक सप्ताह के भीतर यानी कि 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, है ना। तो आधिकारिक तौर पर सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन जो है ना मई 1933 से निलंबित कर दिया गया और मई 1934 तक इसे वापस ले लिया गया। इसका अर्थ, इसका वेरी करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो गांधी जी 28 दिसंबर 1931 को लंदन से आए और उसी दिन जो है और उसी दिन कांग्रेस कार्य समिति के सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करने का फैसला लिया। एक सप्ताह के भीतर यानी कि 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आधिकारिक तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन मई 1933 में निलंबित कर दी गई और बाद में उसको वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ए वोमेश चंद्र बैनर्जी, बी एनी बेजेंट, सी दादा भाई नौरोजी और डी है जॉर्ज ह्यूल। तो याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1885 में। कहाँ पर हुई है? बम्बई में, ठीक है। प्रथम 75 प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे और साथ ही साथ हम देखते हैं प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बैनर्जी है, ऑप्शन क्रमांक ए, है ना। तो वोमेश चंद्र बैनर्जी 29 दिसंबर 1944, है ना, और 21 जुलाई 1906 तक टाइम पीरियड है। यह भारतीय बैरिस्टर थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाता है ऑप्शन क्रमांक वोमेश चंद्र बैनर्जी है। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीयों को किसने संदेश दिया? मैं पूरे दिल से मैं पूरे दिल से आपके साथ हूँ और संस्कृति के मामले में मैं आपसे एक ही हूँ। किसने कहा? एनी बेजेंट, बी बदरुद्दीन तैयब, सी जॉर्ज ह्यूल और डी है सर विलियम बेडन वर्क। ठीक है, तो भारतीयों को संदेश दिया था एनी बेजेंट ने। एनी बेजेंट एक आयरिश स्त्री थी, है ना, हाँ, जिन्होंने क्या किया है? होम रूल, है ना, होम रूल की स्थापना की है ना। तो एक तरफ हम देखते हैं तिलक का होम रूल और दूसरी तरफ बेजेंट का होम रूल, ठीक है। तो एनी बेजेंट ने भारतीयों को संदेश दिया कि मैं पूरे दिल से आपके साथ हूँ और आपकी संस्कृति के मामले में आपके साथ ही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट सवाल है, हाँ, किसने कहा था मेरे शरीर पर पड़ने वाला हर वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में किल साबित होगा? ए लाला लाजपत राय, बी कुंवर सिंह, सी बाल गंगाधर तिलक और डी चंद्रशेखर आजाद। सो किसने कहा है ऐसा? तो यह कहा है लाला लाजपत राय। सो लाला लाजपत राय जी ने मेरे शरीर पर पड़ने वाला हर वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा, ऐसा कहा है। ठीक, नेक्स्ट है मार्च 1923 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर निम्न में से किस पार्टी का संगठन किया है ना।
तो याद रखिए, ए गदर पार्टी, बी फॉरवर्ड ब्लॉक, सी स्वराज्य पार्टी और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी? तो 1923 में की थी। कब किया था? 1923 में किया था। ओके, तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना कांग्रेस के खिलाफत स्वराज्य पार्टी के रूप में हुई। यह भारत में जनवरी 1923 में गठित एक राजनीतिक पार्टी जो दिसंबर 1922 के राष्ट्रीय कांग्रेस के गया वार्षिक सम्मेलन के बाद बनी थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश राज से भारतीय लोगों के लिए अधिक स्वशासन माने खुद का शासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करना था। यह स्वराज्य की अवधारणा से प्रेरित थी। हिंदी और भारत की कई अन्य भाषाओं में स्वराज्य का अर्थ स्वतंत्रता या फिर स्वशासन। इसके दो सबसे महत्वपूर्ण नेता, जिनमें पहले चित्तरंजन दास जो अध्यक्ष थे स्वराज्य पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू जो सचिव थे स्वराज्य पार्टी से। स्वराज्य पार्टी पर इससे पहले भी एग्जामिनेशन में जो है बहुत बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं, और रिपीटेड फॉर्म में हम देखते हैं कि यहाँ से जो है प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस में परिवर्तन समर्थन किसे किया? ए मोतीलाल नेहरू और एनी बेजेंट, बी है एनी बेजेंट और चित्तरंजन दास, सी है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस में परिवर्तन होना चाहिए, इसका समर्थन किसने किया है? तो इसका समर्थन किया है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, है ना। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1920 में, और इसकी स्थगिति कब होती है? 1922 में, है ना। तो 1922 में हम देखते हैं कि चौरी चौरा हिंसक घटना होती है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन पीछे ले लिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस के पास ऐसे कोई अन्य कार्यक्रम नहीं बचे। कांग्रेस के नेताओं ने एक अधीर वर्ग था जिसकी उम्मीद 1923 में भारत में होने वाले चुनावों पर टिकट लड़ने से थी, ताकि वे विधानमंडल में प्रवेश कर सके, है ना, और परिवर्तन ला सके। यह चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार जो है कराए जा रहे थे, और इसीलिए 1923 में स्वराज्य पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट जो है ना हमें देखने को मिलती है। ओके, तो इस प्रकार से योग्य उत्तर हो गया, है ना। हाँ, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, है ना। तो नेक्स्ट है, अरबिंदो घोष, बरिंद्र कुमार घोष, वीपी मित्रा, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्रनाथ दत्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। ए अनुसूलन समिति जो बंगाल में थी, बी है सत्यशोधक समाज, सी बंगाल सोसाइटी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, अनुसूलन समिति से संबंधित थी, तो अरविंद घोष, बरिंद्र कुमार घोष, है ना, वीपी मित्रा हो गए, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्रनाथ दत्त, यह क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित थे। नेक्स्ट वन है, सुभाष चंद्र बोस, इनका फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? ए वर्ष 1935, बी वर्ष 1939, सी वर्ष 1937 या फिर डी वर्ष 1942, है ना। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना, इसको कहा जाता है AIFB, है ना। तो यह जो है ना वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, जिसको जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, है ना। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। यह 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा, जिसका नेतृत्व किया है सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह पार्टी स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में इस्टेब्लिश हुई। 1915 के गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र था ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है सिंगापुर।
है ना। हाँ, तो याद रखिएगा कि गदर पार्टी का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। तो 1914 में हरियाणा से पार्टी के सदस्य काशीराम जोशी अमेरिका लौटे और 15 मार्च 1915 में औपनिवेशिक सरकार ने फांसी पर लटका दिया। गदर पार्टी के पंजाब प्रांत में वफादार अनुयायी के नेतृत्व किया, लेकिन बाद में जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया गया, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह को छात्र किसान मध्यम वर्ग विद्रोह किसने कहा? ए सुमित सरकार, बी है वरुण डे, सी है बी ए सालेटोर और डी है डॉक्टर अंबा प्रसाद। सो इसको डॉक्टर अंबा प्रसाद जो है इन्होंने 1857 के विद्रोह को छात्र किसान मध्यम वर्ग का विद्रोह करके कहा है। तो ये नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है डॉक्टर अंबा प्रसाद ने 1857 के विद्रोह को हाँ छात्र किसान मध्यम वर्ग का आंदोलन कहा है, विद्रोह कहा है। ठीक है, न्यायमूर्ति CY चिंतामणि ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कहा? आलसी बद्धक, बी लंगड़ा बधक, सी आलसी संघ या फिर डी लंगड़ा संघ, है ना। तो न्यायमूर्ति CY चिंतामणि ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को लंगड़ा संघ कहा है। क्या कहा है? लंगड़ा संघ कहा है। ओके, नेक्स्ट, महात्मा गांधी सत्याग्रही के लिए निम्नलिखित पूर्व शर्तों को पूरा करना आवश्यक मानते थे। ए सत्य का पालन करना और निर्भयता का विकास करना, बी शुद्धता का पालन करना, सी है गरीबी को अपनाना और डी है इनमें से सभी। महात्मा गांधी जी सत्याग्रह करने से पूर्व जो है ना शर्तें रखा करते हैं, जिसमें है सत्य का पालन कीजिए, निर्भरता का विकास कीजिए, शुद्धता का पालन कीजिए, गरीबी को अपनाइए, यानी कि इनमें से सभी, है ना। तो इसी प्रकार से आपको सेशन देखते रहना है। सेकेंडली, एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री पेपर 2 हिस्ट्री के लिए नई बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नई बैच हमारी मंडे से स्टार्ट हो रही है, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग के लिए ये ऑफिशियल नंबर्स है, यह ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट करके आज ही कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन में इसका आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स अगर पेपर 2 हिस्ट्री से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक यह वीडियो पहुंचाइए, जिससे कि उनके एग्जामिनेशन में भी उनको फायदा होगा। थैंक यू सो मच।